Hello students, hope you are all fine and healthy. Today we are going to start chapter number 4, that is National Movements in India. This chapter is a continuation to our first chapter. First chapter gave us the details about the British rule in India, how they started off the rule in India. Then here we are covering the second part of the movement. Movement of 1857 इज़ बीइंग इग्नोर्ड हियर बिकॉज 1857 का जो रिवॉल्ट था वो ऑलरेडी आपके 8th स्टैंडर्ड में डिटेल में कवर किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट नहीं, बट उसके बाद जो मूवमेंट्स हुए, उस रिवॉल्ट के फेलियर के बाद क्या क्या मूवमेंट्स हुए उनके बारे में बताया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो हुआ था वो बांग बांग मूवमेंट हुआ था 1905 में, जिसमें कि बंगाल को डिवाइड करने का प्रोग्राम या फिर पॉलिसी बनाया था ब्रिटिशर्स ने, डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और उसे डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए, उनके हिसाब से कि उसे मैनेज करने में आसानी रहे, और इसीलिए वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हुआ पूरे बंगाल में, और जब 16 अक्टूबर को ये डिसीजन लिया गया, उस दिन नेशनल मॉर्निंग डे मतलब कि राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। और फिर उसी दिन डिसाइड हुआ, रिवोल्यूशनरीज़ ने ये डिसाइड किया कि हम सारे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। और इस मूवमेंट के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक थे। पहला कि हम इंडिजीनियस गुड्स मतलब कि स्वदेशी गुड्स को अपनाएंगे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे और नेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट करेंगे। साथ ही साथ इसी दिन हिंदूज़ और मुस्लिम्स ने एक दूसरे को राखी बांधकर ये जताया था कि हम लोग एक हैं, आप लोगों की ये जो साजिश है वो काम नहीं आएगी। इंडिया से ये स्वदेशी मूवमेंट की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और इंग्लैंड का जो इंपोर्ट था इंडिया में वो बहुत कम हो गया था, इस वजह से उसे काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था। इस बात का, ये रिवॉल्यूशन का फ़ायदा ये हुआ कि 6 साल के अंदर मतलब 1911 में ये जो डिसीजन था इसे स्क्रैप कर दिया गया बंगाल को डिवाइड करने का, और इसके बाद ये हमारी पहली विक्ट्री साबित हुई। इसी के साथ 1906 में मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुआ। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करते हुए उस टाइम के वाइसरॉय जो यहाँ के वज़ीर थे, वज़ीर मोरली, और जो वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, इन दोनों ने मिलकर एक पॉलिसी बनाई, जिसके हिसाब से जो हाई क्लास मुस्लिम्स थे उन्हें ब्रिटिशर्स ने अपने साथ मिला लिया और उन्हें इंस्टिगेट किया कि आप लोगों को एक अलग राज्य, अलग दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिलीजन है वो अलग है, आप हिंदू से अलग हो, तो आप एक साथ ये फ्रीडम स्ट्रगल में क्यों शामिल हो रहे हो। तो इसीलिए ये एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे मुस्लिम लीग नाम दिया गया, और जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के, आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, ये सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब जो हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान का जो क्रिएटर है वो मोहम्मद अली जिन्ना या रहीमतुल्लाह नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो माने जाने चाहिए। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एक्सट्रीम बेसिस पे एक्सट्रीम लेवल पे कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो जो वसुदेव बलवंत फाड़के थे उन्हें पायनियर कहा जाता है इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। इसी के साथ काफ़ी सारे नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं, वो सारे ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। इसका बेस उन्होंने इस बात को बनाया कि जब ब्रिटिशर्स, वो जो उनका डिसीजन है, उनका खुद का डिसीजन था बंगाल को डिवाइड करने का, उसे स्क्रैप कर सकते हैं तो इंडिया को भी आज़ादी दे सकते हैं। और कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ थी, जस्ट रिक्वेस्ट करना और रेजोल्यूशन पास करना, इस बात से वो लोग खुश नहीं थे, जो मेंबर्स थे कांग्रेस के उस टाइम के, वो खुश नहीं थे। इसीलिए लाल बाल पाल ये जो ट्रायो है, इसने रेडिकल एटीट्यूड अपनाते हुए एक सॉलिड टर्न दिया पॉलिसीज़ को, कांग्रेस की पॉलिसीज़ को, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये डिक्लेयर किया कि आज़ादी जो है, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, किसी भी कीमत पे मैं इसे हासिल करके रहूँगा। और इसी टाइम पे एक इंडिया का एक यूथ का ग्रुप जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया जो हमें आज़ादी की तरफ आगे लेकर गया। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हर जगह शुरू हो गई थी, महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक सारी जगहों पर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें से ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया आपको, मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, ये सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का एक इम्पेटस मिल गया। साथ ही साथ स्टेजेस में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट स्टेज में बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी मैगज़ीन्स को पब्लिश किया गया,
और 34 रिवोल्यूशनरीज़ को प्रोसिक्यूट किया था अलीपुर मसेकेर में। बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज़ ने अपनी जान हंसते हंसते दे दी ताकि हमें आज़ादी मिल सके। इसी में एक पार्ट था कि लॉर्ड वाइसरॉय मिंटो की जो बग्गी थी उसको उड़ाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर बॉम्ब डालने की कोशिश की थी अहमदाबाद में रायपुर दरवाज़ा के आगे। सेकेंड स्टेज पे अगर देखें तो काकोरी लूट केस और बॉम्बिंग एट द सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली, ये सारी चीज़ें सेकेंड स्टेज में आई हमारे रिवोल्यूशन के। फियर्स रिवोल्यूशन गुजरात में कैसे स्टार्ट हुआ, तो जो सर अरबिंदो घोष थे वो पायनियर थे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के गुजरात में, बट वो हमेशा पीछे पर्दे के पीछे रहे और उनके भाई जो बारिंद्र कुमार घोष वो हमेशा आगे रहे। और वो गुजरात में आए उसके बाद वो श्री छोटू भाई और अमू भाई पुरानी से मिले और साकरिया स्वामी से मिले, और इन सब से मिलने के बाद उन्होंने पूरा एक प्लानिंग बनाया और अपनी एक बुक उन्होंने लिखी थी भवानी मंदिर। तो ये जो स्कीम थी वाइसरॉय मिंटो के बग्गी को उड़ाने की वो उन्हीं की थी, और उन्होंने इस सब का जिक्र जो है उनकी बुक में भवानी मंदिर नाम की बुक में किया था। साथ ही साथ बहुत सारी मैगज़ीन्स वीकलीज़ छपने लगी जिनका नाम अजीब तरीके का रहता था ताकि ब्रिटिशर्स को शक ना हो। देसी वनस्पति दवाओं, नहावाना साबु बनावानी रीत, कसरत, गुलाबनो किस्सो, ताकि ब्रिटिशर्स को शक ना हो। इन बुक्स में बॉम्ब बनाने की प्रिपरेशन का मेथड दिया जाता था, और गंगनाथ विद्यालय जो है यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाती थी। बहुत सारे गुजराती यूथ इसके साथ ज्वाइन भी हुए थे, और ब्रिटिशर्स इसे सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बट जिस तरह का रिवॉल्ट यूथ कर रहे थे, जान दे रहे थे हंसते हंसते, उन्हें अब ये महसूस होने लगा था कि अब ज़्यादा दिनों तक उनके लिए इस मूवमेंट को सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।